Uh, so students, today we are doing how to use integration in physics. So we're going to give uh, generally two kind of problems which I have observed among the students. One problem is what कि प्रॉब्लम क्या जैसे ही क्वेश्चन आता है और दे फील कि यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करना है तो बच्चे इमीडिएटली कई बार क्या बोलते हैं कि हियर इंटीग्रेशन इज मतलब दे रीड द क्वेश्चन एंड दे से एंड दे से व्हाट सर इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन यूज होगा रीड करने के बाद उन्हें पता लग जाता है इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन यूज होगा या फिर कई बार जब मैं रिमाइंड कराता हूँ 11th के स्टार्टिंग में कि मोशन इन 1D में पहले क्वेश्चंस वो हैं जिनके वेलोसिटी कांस्टेंट होगी दूसरे क्वेश्चंस वो हैं जिनमें की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और तीसरे जिनमें की एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा तो इक्वल की जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन यूज करते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूज करते हो कि v इक्वल्स यू प्लस ए टी s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मीन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम यूज क्या करते हैं इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो ये कई बार बच्चे खुद से क्वेश्चन देखते हैं और बता देते हैं सर यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज होगा चलो वो ये बात समझ जाते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज होगा तो पहली चीज जो हुई कि ये है probably by reading the question you understand generally that here the integration is to be used बट इसके बाद प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि इसके बाद प्रॉब्लम आती है कि व्हाट टू इंटीग्रेट व्हाट एक्सप्रेशन टू इंटीग्रेट मतलब आपको जिस चीज को इंटीग्रेट करना है वो एक्सप्रेशन आएगा कैसे उसमें डी एक्स डी टी डीवी जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना तो उसके साथ में टर्म्स आते हैं डी एक्स डी टी डीवी डीएल एक्सेट्रा वो टर्म आएगा कैसे है ना तो आप ये देखोगे कि वो एक्सप्रेशन फॉर्म करना ये काम फिजिक्स का है ये फिजिक्स के उस टॉपिक के उस फॉर्मूले पे या फिजिकल क्वांटिटी के कैलकुलेशन पे बेस्ड जो कि मैं अभी आपको सिखाता हूँ फिर इसके बाद जब आपका एक्सप्रेशन बन भी जाएगा तो एक्सप्रेशन बनने के बाद जो दूसरी चीज होती है दैट इज व्हाट जब आपका एक्सप्रेशन बन जाता है तो उसके बाद फिर दूसरी चीज होती है कि आप उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना देन हाउ टू इंटीग्रेट तो देखो 11th क्लास के बच्चों को अभी ऑलमोस्ट पूरे 11th तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी कि हाउ टू इंटीग्रेट ऑलमोस्ट पूरे 11th क्लास तक मतलब कुछ इंटीग्रेशंस हो भी जाएंगे कुछ इंटीग्रेशंस नहीं भी होंगे बट विद अ परफेक्ट कमांड यू कैन नॉट से कि आपसे इंटीग्रेशन हो ही जाएगा और ये केवल एक एवरेज बच्चे की बात नहीं है ये मैं उन बच्चों की भी बात कर रहा हूँ जिनकी ऑलरेडी रैंक जेईई एडवांस में भी कभी मेरे किसी स्टूडेंट की रैंक जो भी टॉप 50 की रेंज में टॉप 100 की रेंज में
जी एडवांस में आई है, मैं उनकी भी बात बता रहा हूँ। हाउ टू इंटीग्रेट, उनमें 11th के एंड तक में आप सारे इंटीग्रेंट्स को, एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट करना नहीं कर पाओगे। बट 12th के बच्चे इस बात को ठीक से समझते हैं कि जब 12th में वो लोग इंटीग्रेशन चैप्टर कर लेंगे तो फिर फिजिक्स में केवल प्रॉब्लम कितनी रह गई, हाउ टू मेक दिस एक्सप्रेशन, बस इस एक्सप्रेशन को बनाना कैसे। क्योंकि फिर वो लोग मुझसे ये नहीं पूछेंगे इस तरह से इंटीग्रेट कैसे करना है। इंटीग्रेशन की 12th में पूरी एक बुक है, वो पूरा एक सब्जेक्ट है इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में। तो वेराइटी ऑफ काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट करना वो लोग सीख जाएंगे। और फिजिक्स में तो जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो एक्सप्रेशंस तो फॉर श्योर वो लोग इंटीग्रेट कर ही लेंगे। ठीक, अब तो पॉइंट ये हुआ हाउ टू मेक दैट एक्सप्रेशन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड। सो लुक एट दिस, आप ये देखो। तो बच्चों आप ये देखो, जैसे मैं सबसे पहले ये 11th वाले बच्चे 12th वाले बच्चे दोनों ही समझ सकते हैं। सबसे पहले देखो 11th वाले बच्चों ने इस टाइम तक क्या क्या किया होता है। आपने डिस्प्लेसमेंट किया, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन किया, आपने फोर्स किया, आपने मोमेंटम किया, आपने व्हाट किया, आपने इम्पल्स जे किया। यू नो इम्पल्स जे इक्वल्स व्हाट, इम्पल्स जे इज पी ओनली। ठीक है, इम्पल्स जे को डिफाइन कैसे करते हैं, इम्पल्स जे इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी। जनरली व्हाट वी से कि अगर एक बड़ा फोर्स किसी बॉडी के ऊपर बहुत थोड़े से टाइम के लिए लग रहा है, एक बड़ा फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक छोटे से टाइम के लिए लग रहा है, फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इम्पल्स जे, और वो होता चेन ऑफ मोमेंटम के इक्वली। आपने उसके बाद वॉट की डेफिनेशन की, आपने पावर की डेफिनेशन की, आपने एनर्जी पैरामीटर किया। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जनरली आपने 11th क्लास में अभी इतनी चीजें की है ना। अब इन्हीं में बार बार आपको क्या होता है, मोशन इन 1D में भी, मोशन इन 2D में भी, उसके बाद आपका न्यूटन्स लॉज में भी, उसके बाद फिर वर्क पावर एनर्जी में भी कहीं ना कहीं पे कुछ इंटीग्रेशन का यूज आता है। तो जब इंटीग्रेशन का यूज आता है तो अभी मैंने ऐसे बोला कि 11th के बच्चों को तो ये भी डर होता है, एक्सप्रेशन बन गया तो इंटीग्रेट करने में उन्हें फॉर्मूला देखना पड़ता है। तो एडवाइस ये है कि 11th वाले बच्चे अभी क्या करेंगे कि वो इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अपने सामने रखेंगे, और ग्रेजुअली आपको पता लग जाएगा कि 11th क्लास में जो इंटीग्रेंट्स आपको यूज करने पड़ते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं। दो तीन फॉर्मूले हैं वही रिपीटेडली यूज करने पड़ते हैं। तो आपकी फिर वो फॉर्मूले आपको फिर धीरे धीरे क्या होगा, दो क्वेश्चंस में, चार क्वेश्चंस में, छह क्वेश्चंस में जब आप यूज करोगे तो आपके सब कुछ यूज में आ जाएंगे और फिर याद। नाउ नाउ आई गो फॉर कि वो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बनता कैसे है। आप तो बच्चे इसके दो तरीके हैं। एक तरीका, एक तरीका ये है जो कि बहुत ही लिमिटेड एक्सप्रेशंस में काम आएगा, मतलब हर जगह नहीं होगा। हर जगह जिस चीज को आपको इंटीग्रेट करना है फिजिक्स के उस क्वेश्चन में हर जगह काम नहीं आएगा, कहीं कहीं पे काम आएगा, जो कि बिल्कुल डेफिनेशन पे बेस्ड है। जैसे आपसे बोला गया कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt, है ना, ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है। वेलोसिटी डिफाइंड ही ऐसे v इक्वल टू dx बाई dt, राइट। नाउ इफ आई आस्क यू कि क्या आप व्हाट को भी इसी तरीके से डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं, नहीं, आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आता। व्हाट w इक्वल्स व्हाट f डॉट x, है ना। व्हाट किसी फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में तो डिफाइंड नहीं है, है ना। बोलो समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ नहीं है कि उनकी जैसे वेलोसिटी की इस फॉर्म में डेफिनेशन है, व्हाट की इस फॉर्म में डेफिनेशन नहीं है, और वेलोसिटी की इस फॉर्म में डेफिनेशन है। सपोज उन्होंने क्वेश्चन आपको दे दिया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t प्लस 2t स्क्वायर, वेलोसिटी की वैल्यू दे दी, और उन्होंने बोला आपसे जब t 0 था, x 0 था,
जब t की वैल्यू 3 सेकेंड्स है तो x क्या होगा, राइट? दिस इज क्लियर। तो एग्जामिनर ने आपको v दिया है, t और x के बारे में इंफॉर्मेशन दी है ना? आपको v दे रखा और t और x के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। आप इमीडिएटली सोचो कि क्या v dx बाई dt होगा या x dv बाई dt होगा। ये तीनों पैरामीटर्स डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे रिलेटेड। अगर ये फॉर्मूला बनता है तो फिर इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाता है। जैसे आपने क्या कि एक्स वी और टी के बीच में ये रिलेशन आपको याद आए, ये रिलेशन होता है, राइट? ठीक है ना बच्चों, सुनाओ सी। अब अगर एक्स टी और वी के बीच में रिलेशन होता है तो क्या होगा कि आपने ये रिलेशन लिखा और इनमें से वी टाइम का फंक्शन दे रखा है, आप उसकी वैल्यू डाल दो, 3t प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, dx बाई dt। अब जब भी आप ऐसा करोगे तो आपके एक्सप्रेशन में dx के टर्म्स, dt के टर्म्स जो आपको चाहिए होता ना इंटीग्रेशन के लिए, कि dx वाला टर्म चाहिए, dt वाला टर्म चाहिए, वो टर्म्स भी आ जाएंगे और केवल दो वेरिएबल्स आएंगे। आप ध्यान देखो, दो वेरिएबल्स हैं, और अगर दो वेरिएबल्स नहीं आते हैं तो उसे दो वेरिएबल में लाने के लिए कोई ना कोई वहां पे फॉर्मूला होगा अल्टेरिक। तो 3t प्लस 2t, अब आप वेरिएबल्स को सेपरेट करो, एक को टाइम वेरिएबल और एक को dx वेरिएबल, राइट? सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 3t dt प्लस 2t स्क्वायर dt इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेट करो, लिमिट्स वैसे ही डालोगे। जब t जीरो था तब x जीरो था, जब t की वैल्यू कितनी है, 3 सेकेंड्स, अपर लिमिट 3, x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब बस इसे आप इंटीग्रेट करो, और मैंने 11th के बच्चों को बताया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन में कौन सा यूज करना पड़ रहा है अभी, x की पावर n dx वाला। और ये देखो, ये टाइम के सारे एक्सप्रेशंस ये भाई x की पावर n वाले हैं, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, मतलब टाइम की पावर, यहाँ पे x की पावर 0 है। तीनों में एक ही x की पावर n dx वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ रहा है। फिर यू नो कि हाउ टू कीप द अपर लिमिट, लिमिट्स को कैसे डालेंगे और एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? मतलब मैंने आपसे बोला कि अगर आपके क्वेश्चन में वी टी और एक्स था क्वेश्चन, तो आप सोचो कि क्या वी टी एक्स का कोई रिलेशन डिफरेंशियल फॉर्म में बनता है। आपने इमीडिएटली सोचा कि ये ज्यादा इक्वेशन बनता है। अब आपने वी वेरिएबल देखा टाइम का, उसकी जगह डाला, वेरिएबल्स को सेपरेट किया। और आई टोल्ड यू, कभी ऐसा हो कि आपको लगे यहाँ पे तो तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो उन तीन वेरिएबल्स को दो वेरिएबल में लाने का फिजिक्स में अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या कि ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी, है ना? ए इक्वल्स व्हाट, डीवी बाई डी टी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आपने क्या कि आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है। तो आप देखोगे ये आपका आ गया ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ तो दो ही वेरिएबल्स है, इसमें जो है ना, इसमें केवल दो वेरिएबल्स हैं, ए डी टी और डी, वेलोसिटी वेरिएबल और टाइम वेरिएबल। तो आपने टी जीरो डाला, वेलोसिटी यू हो गया। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी क्या थी, यू थी। तो आपने वी के लिए यू डाली, और जब टाइम टी है वेलोसिटी वी डाला, इंटीग्रेट करोगे आ गया। ठीक है, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये वाला, आप देखोगे आपने क्या कि v इक्वल्स टू dx by dt, you want to derive the second equation of motion। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में देखो, आपको सेकेंड एक्सप्रेशन मोशन में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, यहाँ पे x है, टाइम आता है, और एक वेलोसिटी u आती है, a भी आता है। तो आपने जो इसमें कि x हो t हो,
वेलोसिटी हो, ऐसा कोई एक्सप्रेशन इज दैट आपने क्या v इक्वल्स टू dx by dt। बट मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन में जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो उस केस में वेलोसिटी तो वेरिएबल होती है ना। वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल। तो वेलोसिटी वेरिएबल है तो अब v वेरिएबल, x वेरिएबल, t वेरिएबल। मैंने यही बोला था आपसे, आपको फिजिक्स में कोई इक्वेशन मिलेगा जिसकी हेल्प से आप तीन वेरिएबल्स से इसे दो वेरिएबल्स में कन्वर्ट करो। और v की जगह आपने डाला, v एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी एट एनी टाइम t। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस व्हाट? वेलोसिटी एट एनी टाइम t। तो आपने v की वैल्यू डाली u प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाला है। तो दैट्स व्हाट v इक्वल्स व्हाट u प्लस ए टी इक्वल्स टू dx by dt। Now u dt plus at dt is equal to dx integration from 0 to s, integration from 0 to t, integration from 0 to t। आप देखो ये u कांस्टेंट है, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है दैट डज नॉट चेंज। वो तो दे रखी होगी आपको इतनी इनिशियल वेलोसिटी है, बस आप इंटीग्रेट कर दोगे, सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो अगर कभी ऐसा हो कि इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स आ भी जाए तो फिजिक्स के थ्रू आपको वहीं का कोई चैप्टर का फॉर्मूला याद करो जिससे कि वो थ्री वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अभी मैं आपको इसी का यूज बता रहा हूँ और भी। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि यू सी, आपसे बोला गया कि एक्सप्रेशन ए इक्वल्स टू 2t और t को जीरो पे वेलोसिटी जीरो थी, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पे व्हाट विल बी वेलोसिटी। इसमें v है, a है, t है। आप a का कोई फॉर्मूला सोचो तो आपको इसमें की वेलोसिटी टाइम दोनों इन्वॉल्व है, a को 100 डी बाई डी, ठीक है, और a को 100 डी बाई डी। अब ए टाइम का फंक्शन है, आप डाल दो ए टाइम का फंक्शन। तो ए टाइम का फंक्शन डालोगे तो ये आ गया आपका टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। दो वेरिएबल्स हो गए, वी और टी, टी डी टी डी वी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू 4, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू बी, सॉल्व करोगे बी आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन का यूज काफी इजी यूज है, इट्स नॉट ए टफ यूज। मतलब व्हाट की जिस क्वांटिटी के लिए वो आपको लगेगा, जैसे इमीडिएटली जब आपने देखा कि एक टूटी है, immediately thought कि it's a variable acceleration and when the acceleration is variable so integration यूज आना है। आपने ए बी टी का कोई रिलेशन सोचा, रिलेशन आ गया, उस रिलेशन को लिखा, फिर उसमें जो वेरिएबल लिखा ए टाइम का फंक्शन, उसकी वैल्यू डाली, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दी। और ये केवल काइनेमेटिक्स में नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट बच्चों पूरी फिजिक्स में होगा। जैसे आप देखो कि आपसे मान लो कि बोला गया कि आपने मोमेंटम P इज इक्वल टू 4t प्लस 3t स्क्वायर, 4t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे लगे फोर्स क्या होगा, तो फोर्स जीरो dq बाई dt, वो तो सीधे डिफरेंशिएट करने से आ गया, किससे आ गया? डिफरेंशिएट करने से आ गया। बट अगर उन्होंने आपको दिया फोर्स इज इक्वल टू, ये तो रहेगा, इसे डिफरेंशिएट करोगे आप। अब उन्होंने मानो आपको दिया कि फोर्स इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है। तो और बोला गया when t is 0 momentum p is 0, when t is 4 seconds what will be p। अब आपने तुरंत सोचा फोर्स p और t का रिलेशन, यू फाउंड f इक्वल्स व्हाट dp by dt। और इसमें कोई बहुत बड़ी फिजिक्स नहीं लगती है, उस टॉपिक के जो फंडामेंटल फॉर्मूले हैं। मतलब अगर मैं 11th के बच्चों की बात करूं तो वर्क एनर्जी पावर पे पूरे में तो अब तक की पूरी फिजिक्स में उन्होंने टॉपिक्स किए होंगे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल मुश्किल से 50 फॉर्मूले होंगे उस पूरी फिजिक्स में, उससे भी कम होंगे। 50 ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुश्किल से 25 के आसपास की इक्वेशंस होंगी, उससे ज्यादा नहीं। तो फोर्स एफ इज व्हाट डीपी बाई dt। अब फोर्स टाइम का फंक्शन है, सिर्फ फोर्स टाइम का फंक्शन है, तो आपने डाला 2t प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू dp
बाई डी टी. सो 2t प्लस 3t स्क्वायर इंटू डी टी इक्वल टू व्हाट डी पी. इसे इंटीग्रेट करा आपने, वही 2t डी टी प्लस 3t स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी पी. और ये आपने इंटीग्रेट कर दिया जो भी लिमिट्स हैं उन लिमिट्स में, यू गेट द रिजल्ट. ठीक है ना. और ऐसे जो डायरेक्टली आप जिसका फॉर्मूला ये डिफरेंशियल फॉर्म में होता होगा, ये रिजल्ट्स आपको 12th में भी मिलेंगे और 11th में भी मिलेंगे. ये पूरे फिजिक्स में कई जगह हैं कि कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी का जब आपके सामने नाम आता है तो आप उसे डिफाइन ही वैसे करते हो कि वो बिल्कुल डिफरेंशियल फॉर्म है. जैसे अगर कि ई, तो 12th के स्टूडेंट्स नो कि ई को शॉर्ट माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर आ गया ना. अब अगर ई आर का फंक्शन होता, जैसे यहाँ पे होता है एक्स का फंक्शन है तो आपने माइनस ई इंटू माइनस डीवी बाई डी एक्स, तो आप यहाँ पे ई एक्स का फंक्शन डालो, वेरिएबल सेपरेट करो, लिमिट्स बिटवीन एग्जामिनर ने दे रखी हैं उनसे आप निकाल लो. तो जब जिस फिजिकल क्वांटिटी का एक डिफरेंशियल फॉर्म में रिजल्ट बनता है और उस पे बेस्ड इंटीग्रेशन है, तो आई होप कि आप कर लोगे. क्यों बच्चों, डिड यू गेट द कॉन्फिडेंस कि अब आपसे इस टाइप का ये हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा ना बच्चों. ये बहुत ही इजी सा यूज है. आपको जो दो तीन फिजिकल क्वांटिटी दे रखी होंगी, आप बस सोचोगे उनका कोई डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन होता है, और डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन होता है, आप उसे रखो. फिर एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के फॉर्म में दे रखी होगी. जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, ई आपको एक्स के फॉर्म में दे रखा और ये डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी आर है तो ई आर के फॉर्म में होगा. तो इन तीनों में से एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, उन्हीं बाकी दो के फॉर्म में दे रखी होगी. ठीक है ना, बाकी दो के फॉर्म में होगी. राइट. तो आप उससे क्या करोगे कि बस उसका उसके फंक्शन के फॉर्म में रखोगे, दो वेरिएबल्स आगे उन्हें इंटीग्रेट करो. अब जो दूसरा पार्ट है इसका, you'll see. अब जो दूसरा पार्ट है इसका, कोई स्टूडेंट्स देखोगे आप, ये होगा. मैंने आपसे बोला ना कि एक तो हुआ कि उसकी डेफिनेशन ही एक डिफरेंशियल फॉर्म में है और आप उस डेफिनेशन से ही निकालो. दूसरा ये वाला डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं है, कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है. मैं ऐसे एग्जांपल्स का आपको, आप देखो जैसे कि वर्क ही हो गया इसमें 11th क्लास में. अब क्वेश्चन आप लोग कैसे होता है. अच्छा, उसके पहले बस एक एग्जांपल और दे दूं जिसमें कि फॉर्मूला फिक्स होता है. जैसे आपको दे दिया गया कि a इक्वल्स टू 2x प्लस 3x स्क्वायर, 2x प्लस 3x स्क्वायर. अब बोला गया कि जब x 0 था तो वेलोसिटी 0 थी. अब जब x की वैल्यू 2 है तो वेलोसिटी क्या होगी. x 0 था तो वेलोसिटी 0 है, और जब x की वैल्यू 2 होगी तो वेलोसिटी क्या होगी. अब मान लो सडनली आपको ऐसा हुआ कि एक्स वी और ए का कोई डायरेक्ट रिलेशन समझ में नहीं आता. डिफरेंशियल फॉर्म में एक्स ए और बी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं आता. आपको याद क्या आ रहा है कि ए इक्वल्स टू डी बाई डी टी, बस यही आपको याद आ रहा और याद नहीं आ रहा है. जैसे यू नो कि रिलेशन ये भी होता है कि ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स. तो बच्चों टू बी वेरी गुड इन द फिजिक्स, थोड़ा सा स्ट्रगल करना क्या सीखोगे, थोड़ा सा स्ट्रगल करना ये सीखोगे कि फॉर श्योर ये फॉर्मूला अगर होता है और आपको नहीं याद है तो आप इसी से बस स्ट्रगल और अपने जो आपको फॉर्मूले चेक के आते हैं उन पे ट्रस्ट नहीं छोड़ोगे. जरूर से इस वाले फॉर्मूले से ही निकालना है. आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है, आपको ए बी और एक्स का रिलेशन चाहिए. यू नो ए को डी बाई डी टी, इसी में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ जोड़ तोड़ करो कि कुछ ऐसा आ है. आपने से क्या करा, dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड किया, तो dx बाई dt क्या आ गया, v. सो a इक्वल्स व्हाट, v dv बाई dx आ गया ना. अब क्योंकि आपका a इज 2, a क्या था, a इज 2x प्लस 3x स्क्वायर,
तो बस ए की जगह आप डाल दोगे क्या, ए की जगह आपने डाल दिया 2x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, 2x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू बी डी वी. So 2x into dx plus 3x square into dx इक्वल टू v dv. इंटीग्रेट करोगे, जो भी लिमिट्स दे रखी उनमें आप इंटीग्रेट करोगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट. ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा. तो 0 0 0 और x के लिए 2 है, 2 2 और v, ये आ जाएगा. तो मैंने आपसे बोला कि अगर कभी डिफरेंशियल फॉर्म में एक फॉर्म में रिजल्ट पता है और वो डिफरेंट फॉर्म में है, तो उसी चैप्टर के पैरामीटर्स के फॉर्म में सोचो कि क्या मल्टीप्लाई किया, क्या डिवाइड किया, तो रिजल्ट दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. अब आप जो इंटीग्रेशन का मेजर यूज है, ये दूसरे फॉर्म में ज्यादा यूज है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो तीन फिजिकल क्वांटिटी जो एक के साथ दूसरे में dx बाई डी टी, dv बाई डी टी या पावर p को dw बाई डी टी इस फॉर्म में एसोसिएटेड है, उनका नंबर फिर भी कम है. तो अब आप देखो कि अदरवाइज कैसे यूज करना. जैसे बोला गया कि what is equal to f dot x. और मैंने माना कि बिकॉज अभी हमें कोई बहुत डॉट प्रोडक्ट से मतलब नहीं, हमने बोला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में f into x. W equals to this. ठीक है ना. तो जैसे मैंने आर्टिकल सेपरेटली पढ़ाया कि जब फोर्स वेरिएबल है तो वर्क कैसे निकालेंगे, रियली आई एम टेलिंग यू कि ये आपको बताना इज किडिस कि जब फोर्स वेरिएबल है तो वर्क कैसे निकालेंगे. सो इट वाज नॉट किडिस ऑन माय पार्ट, बिकॉज अभी आप स्टार्ट करो, यू आर ए किड, तो मुझे आपको उस तरीके से बताना पड़ता है. बट अगर अभी जो मैं बताने जा रहा हूं आप उस बात को समझ जाओगे, तो न केवल इस कैलकुलेशन में फिजिक्स पे कहीं कहीं पे भी जहां पे भी ये यूज में आएगा, सेपरेटली बताने की जरूरत नहीं है. जैसे आपसे बोला गया फोर्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, फिर एक्स से जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो से एक्स इक्वल्स टू थ्री तक का वर्क कैलकुलेट करो. ये फोर्स जब एक बॉडी पे लगेगा तो एक्स इक्वल जीरो से एक्स इक्वल थ्री तक ले जाने में कितना वर्क करना, राइट. अब यहां देखो फोर्स नोन है एक्स है, वही चीज है फोर्स एफ और एक्स. ठीक है, अब आप कोई फॉर्मूला सोचो, व्हाट कैलकुलेशन वर्क का पूछा गया है, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन होता है, आपने रिलेशन लिख दिया. ठीक है, ऑब्वियसली इस फिजिकल क्वांटिटी का कोई ना कोई फिजिक्स का रिलेशन होगा, वो फिजिकल क्वांटिटी होगी या कोई फिजिकल कैलकुलेशन होगा, उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, आपने फॉर्मूला लिखा. अब रिमेंबर, कोई भी ऐसे कैलकुलेशन में क्या होगा कि अगर ये वर्क दो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, तो एग्जामिनर ने फॉर श्योर आपको फोर्स इसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में दे रखा. जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है उसी के फॉर्म में दे रखा. और अगर उसके फॉर्म में नहीं दे रखा होगा तो उसके फॉर्म में निकालने का फिजिक्स में कोई तरीका होगा, राइट. उसके फॉर्म में ले जाने का कोई तरीका होगा. जैसे फोर्स सपोज जो लोग दे देते, अभी पहले मैं ये बता देता हूँ, एक्स के फॉर्म में ये, मतलब दिस इज फॉर श्योर कि वो इसी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है उसी के फंक्शन के फॉर्म में. तो ये आ गया आपका, कितना आ गया. अब आप क्या करोगे कि ये जब आपका फोर्स इस फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में है उसका आप यहाँ पूरा x मत लो, उसका एक छोटा सा पार्ट लो dx, और उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू डाल दो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, जो वेरिएबल फॉर्म में. सो दैट बिकम्स व्हाट, एक्स क्यूब dx प्लस एक्स स्क्वायर dx. आप इसे इंटीग्रेट कर दो, 0 to 3 0 to 3, और ये वर्क आ जाएगा, ये वर्क आ जाएगा. मैं इसे कई एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये कैलकुलेट करना सिखा, ठीक है ना. कुछ एक और एग्जांपल्स के थ्रू आई टेल यू हाउ टू कैलकुलेट दिस क्लियर. ठीक है, मतलब आप समझ गए यहाँ पे फोर्स एफ डॉट एक्स, ठीक है. इसे उस फॉर्मूले में देखो कि वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स, तो आपको लगा कि आपने वो मेथड याद कर लिया. फोर्स एफ एफ डॉट एक्स, एग्जामिनर ने ये दिया.
आप डायरेक्टली बिल्कुल किसी भी वर्क का कैलकुलेशन किसी और फिजिकल क्वांटिटी उसका फॉर्मूला लिखा। सो ये फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल फॉर्म में दे रखी है। ये दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी इसमें यूज की गई है, या उसी का फंक्शन होगा या इसे उस फंक्शन के फॉर्म में लाने का कोई तरीका हो। तो आप इसे उसके फॉर्म में लाओगे। अब यहाँ पे हुआ dx कैसे आया, जिस फिजिकल क्वांटिटी का ये x का फंक्शन है और यहाँ पे फॉर्मूले में केवल x आ रहा है, तो आप उसकी जगह dx कर दोगे। और भी मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं तो आपको उसमें से पता लग जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे फोर्स आपका टाइम का फंक्शन होता है, फोर्स देख रहा है 2t प्लस, मैं सिंपल ले लेता हूँ 2t ले, मास m इक्वल टू 2 kg, मास m इज वॉट 2 kg, और जब टाइम जीरो था तो दे रखा वेलोसिटी जीरो थी। ये आपको बड़ी करने की जरूरत नहीं है कि एग्जामिनर फिर फोर्स टाइम का फंक्शन है तो आपसे तो कि एग्जामिनर क्या क्या देना चाहिए। जो जो इंफॉर्मेशन फोर्स को एक्स के फॉर्म में लाने की जरूरत होगी वो सारी इंफॉर्मेशन वो लोग दे। अब फोर्स इज नॉट मास m इंटू ए इज dv बाई dt, टू m इंटू dv इक्वल टू t dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी। आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो इसके इंटीग्रेशन से क्या होगा, v एज ए फंक्शन ऑफ t आ रहेगा ना, v एज ए फंक्शन ऑफ t। अब आप v को लिखोगे dx बाई dt इक्वल टू एफ टी। फिर आप क्या करोगे कि dx इज इक्वल टू एफ टी डी टी, इज दैट, इसे इंटीग्रेट करोगे जीरो टू टी, जीरो टू एक्स, एक्स और टी का रेशो आ रहेगा। तो एग्जामिनर ने फोर्स टाइम का फंक्शन दिया था बट आप इसे एक्स के फंक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। सो दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू कि 11th की फिजिक्स हो, 12th की फिजिक्स हो, कुछ भी, उनमें क्या होगा, जहां पे इस तरीके से इंटीग्रेशन यूज करना होगा, मैं समराइज करता हूं उसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं और जिस चीज को कैलकुलेट करना है उसका एक रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पे वर्क का फोर्स और एक्स के साथ रिलेशन था, या तो वो लोग फोर्स को डायरेक्टली एक्स के फॉर्म में दे देंगे, फोर्स को क्या करें डायरेक्टली एक्स के फॉर्म में, तो आप एक्स के फॉर्म में, एक्स जहां पे फॉर्म में आए उसे डीएक्स करो, और वो फोर्स जो एक्स का फंक्शन है उसकी वैल्यू डालो, जो लिमिट है उसमें इंटीग्रेट। या फिर एग्जामिनर आपको कुछ और पैरामीटर्स देंगे, अगर फोर्स टाइम के फंक्शन के फॉर्म में होता तो वो लोग इस चीज का अरेंजमेंट करके दे, जैसे आपके मास की वैल्यू नोन होती, राइट। ये इंफॉर्मेशन टी जीरो था तो वेलोसिटी जीरो होगी, इंफॉर्मेशन नोन होगी, तभी तो आप लिमिट्स ले पाओगे। फिर आपने v एज ए फंक्शन ऑफ t निकाला, फिर उसे v को dx बाई dt लिखा, और जैसे मैंने पहले बताया कि dx और dt एक और किए ये, और उसे इंटीग्रेट करके x एज ए फंक्शन ऑफ t निकाल ली, राइट। ठीक है, तो 11th वाले बच्चों के लिए अभी उन्होंने जितनी फिजिकल क्वांटिटीज की हैं ये काफी है। अब जो 12th में स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस चीज को देखेंगे, और 11th वाले बच्चों की अपनी मर्जी है, वो लोग ऐसा नहीं कि मैं जो फॉर्मूले यूज करूंगा उन्हें बिल्कुल नहीं जानते हैं, उन फॉर्मूलों को थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उनकी मर्जी है। अभी नहीं देखोगे तो बाद में 12th में देखोगे, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले में भी आपको नहीं। मैं कुछ और एग्जांपल दूंगा इस तरीके के। लुक एट दिस, आपसे बोला गया, मान लो ये एक इनफाइनिट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, कैरिंग करंट आई नॉट। फिर 11th वाले बच्चों की अब अपनी मर्जी है, वो सेशन में कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज अब उस सेशन को छोड़ सकते हैं। नाउ सी आई नॉट, ये एक एल लेंथ का वायर है, सेम प्लेन में सब कुछ है, करंट आई है, और आपसे लगे कि इस वायर के ऊपर फोर्स कितना हो, इस वायर के ऊपर फोर्स कितना होगा। तो आप देखो कि यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल कि ये वाला वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, बी आई एल। फोर्स क्या होगा, बी आई एल। नाउ लुक एट दिस, इस वायर के लिए देखोगे ये वायर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो स्टूडेंट्स लेट मी नो कि क्या इस वायर में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। नो सर। ये मैग्नेटिक No, फील्ड इस sir. वाले वायर से Different. प्रोड्यूस हो रही है ना, जब ये इस वाले वायर से प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट प्लेसेस पे क्या होगी, डिफरेंट। उस टॉपिक का जो फॉर्मूला था
उस टॉपिक का जो फॉर्मूला था फोर्स का, दैट वाज F इक्वल टू BI है। आपने लिखा ये फॉर्मूला, मतलब इवन अगर इंटीग्रेशन का यूज जिस बच्चे को नहीं आता है तो भी उसे पता होगा करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स निकालना है, और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू BI है। अब आप ध्यान ऐसे दोगे, प्रॉब्लम क्या थी, इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन बनाएंगे कैसे। इनमें से देखो क्या कोई चीज वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल है। अब यहाँ पे बी वेरिएबल है कैसे, यहां से एक्स के फॉर्म में आएगी, मतलब जैसे जैसे यहां से डिस्टेंस बढ़ेगी बी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। बी इक्वल्स टू मी नॉट बाई 2 पाई इंटू आई नॉट बाई एक्स। सो नोटिस द फैक्ट, बी जो आएगा एक ऐसे वेरिएबल का फंक्शन आएगा जो वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे लेंथ इन्वॉल्व है, लेंथ एक्स, लेंथ पैरामीटर इज व्हाट, एक्स। बोलो समझ लो ना। तो अब आपको p तो x का फंक्शन हुआ, अब आपको लेंथ पैरामीटर को dx के फॉर्म में लाना, तो आपने x रूट dx एलिमेंट लिया। मतलब ये नहीं कि आपको ये नए तरीके से सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले से p x का फंक्शन है, लेंथ को छोटे एलिमेंट के फॉर्म में भी लाओ और वो x वाले फंक्शन के फॉर्म में। सो बस आगे आपका देखो, दिस बिकम्स व्हाट, फोर्स F इज इक्वल टू v नॉट बाई 2 पाई इंटू आई नॉट बाई एक्स। इस वायर में करंट आई है, बी आई एल डी एक्स हो गया, डीएक्स लेंथ के ऊपर फोर्स आपने इंटीग्रेट किया, ये डिस्टेंस ए है मान लो, तो ए टू ए प्लस एल, ये पूरी लेंथ एल है, ए प्लस एल, ये आपका फोर्स आ जाए। इज नॉट क्लियर, अच्छे समझ गए। मतलब जो ये फॉर्मूला बनेगा इसका, जैसे एफ इक्वल टू बी आई एल फॉर्मूला बना, तो जो एफ इक्वल टू बी आई एल फॉर्मूला, इसी में क्या होगा कि एक पैरामीटर बाकी दोनों के, दोनों जो दो पैरामीटर्स दूसरे दो होते, एक होता जितने भी होता, उसी के फंक्शन के फॉर्म में उसका वेरिएशन। यहाँ पे लेंथ पैरामीटर है और ये एक तरीके से लेंथ ही है, राइट। तो ये लेंथ के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में ही है। आपने जिस वेरिएबल के फॉर्म में, आपको ज्यादा सोचा नहीं है, एक्स वेरिएबल के फॉर्म में, और एक्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक्स यहाँ पे एल के फॉर्म में प्रेजेंट। तो आपने एक्स dx एलिमेंट लिया, उसके ऊपर फोर्स निकाला, फिर इंटीग्रेट कर दिया। बस इंटीग्रेशन से जब आप एक फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, जैसे फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीज ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वायर के, क्या उन सारे एलिमेंट्स के ऊपर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा। अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा, जैसे आप देखो यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक बी किस ओर हो, अंदर की ओर, इसमें करंट इस ओर है, तो फोर्स किस ओर आएगा, फोर्स नीचे की ओर आएगा। तो हर एक एलिमेंट के ऊपर फोर्स नीचे की ओर आ रहा है। सब आप ये वेरीफाई कर लोगे कि सारे एलिमेंट्स के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, फोर्स सबकी डायरेक्शन सेम है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तभी आप इंटीग्रेट करके निकालो। इज दैट क्लियर। और एग्जांपल है, आप देखो, बोल गई एक ये वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग कैरिंग करंट आई है, आपको इस स्क्वायर रूट का ए साइड का है, इसी के प्लेन में दिस डिस्टेंस इज बी, आपको इसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है, देखो बी इंटू ए, जैसे बी डॉट ए है, यहाँ पे इसकी वजह से बी भी अंदर की ओर है, इसका एरिया भी अंदर की ओर हमने लिया, बी डॉट ए। इज दैट, यहाँ पे भी क्या हुआ, बी एक्स का फंक्शन होगा, डिफरेंट पार्ट्स में बी डिफरेंट है, इसलिए तो आपके दिमाग में आया कि हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बी इंटू ए, एरिया तो ठीक है ए स्क्वायर, बट बी तो इसके हर एक पार्ट में अलग अलग। आपने बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, अब आपको क्या सोचना है, एरिया में कुछ dx का टर्म होना चाहिए, और आपको सोचना कि एरिया को dx के फॉर्म में लाना। तो आप देखो, मैं भी यहाँ पे x की संदूली dx स्टेप लेता हूं, तो ये साइड इसकी a है और ये क्या है dx। सो दिस बिकम्स व्हाट, a into dx, छोटे से स्टेप का फ्लक्स, इंटीग्रेशन फॉर द x फ्रॉम b to b plus a, that becomes what, that becomes the first।
सो स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड दिस? आपको इंटीग्रेशन से जो चीज भी कैलकुलेट करनी होगी उसका फॉर्मूला लिखो। उस फॉर्मूले में क्या होगा, एक चीज वेरिएबल, जैसे यहाँ पे बी एक्स का फंक्शन, बी डिफरेंट डिस्टेंस पे डिफरेंट होगा, और जो दूसरा पैरामीटर है वो उसी के, अगर एक्स का फंक्शन है तो फॉर श्योर वो डीएक्स के फॉर्म में यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है, उसे आप डीएक्स के फॉर्म में कर लो। इज दैट क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, तो sir. अब आप क्या करना, आपने, मैंने जितने भी 12th में कहीं पे भी इंटीग्रेशन यूज किया, आप देखना बस दो तरीके के सिस्टम्स होंगे, या तो उस फिजिकल पैरामीटर की डेफिनेशन ही डिफरेंशियल फॉर्म में बन रही होगी, जैसे a इक्वल्स टू डी बाई डी टी, v इक्वल्स टू dx बाई dt, एटसेट्रा। और या फिर क्या होगा, जब आप उस फिजिकल क्वांटिटी का जो इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करना है, आप जब उसका फॉर्मूला लिखोगे तो आपको रहेगा इसमें से दो क्वांटिटीज हैं, तीन है, एक वेरिएबल, और वो वेरिएबल जब आप लिखोगे वो पता लग जाएगा फिगर में कि ये देयर इज अ वेरिएबल, ये पूरे सिस्टम के लिए उसकी वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग। आप उसका जिसके फंक्शन के फॉर्म में लिखो, जैसे यहाँ पे एक्स के फॉर्म में लिखा, तो जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, जब तीन होते तो बेबी की तीसरी होती, वो उसी वेरिएबल के फॉर्म में उसका एक एलिमेंट एक्स के फॉर्म में dx आ, जिसके फॉर्म में भी होगा उसका वो डी करके वो टर्म अपने आप से आएगा। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दैट वाज हाउ टू यूज इंटीग्रेशन इन द फिजिक्स। बिल्कुल इतना ही लिमिटेड है। नाउ गो फॉर द एक्सप्रेशन जहां पे भी इंटीग्रेशन आता है एंड रिपोर्ट मी वेयर आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम्स। ऑलराइट Yes, बच्चों, sir. Yes, sir. तो मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा।